हेलो एवरीवन। आज हम 17 अगस्त 2025 की द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो हमारी न्यूज़ क्या रहेंगी? सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की जो शक्तियाँ उस पर विवाद चल रहा है, जिसमें जो अभी पीछे तमिलनाडु का एक विवाद था। तमिलनाडु के जो विधेयक थे उसको पारित ना करने पर जो राज्य सरकार है उसने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, याचिका दायर की थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको हम देखेंगे, और अभी ये फिर से चर्चा में क्यों बना हुआ ये मुद्दा, इसको हम चेक करेंगे। इसके बाद है इलेक्शन कमीशन पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो जीएसटी 2.0 एक सुधार यानी कि रिफॉर्म्स की बात की जा रही कि जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। अलास्का शिखर वार्ता यानी कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में एक मीटिंग हुई है, उसका क्या परिणाम निकला, उसमें क्या कुछ डिस्कशन हुई, भारत का उससे क्या फ़ायदा होने वाला है या फिर भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट कांट ट्रीट गवर्नर्स एज एलियन सेज गवर्नमेंट। तो सरकार का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर को एलियन की तरह नहीं ट्रीट कर सकती। तो ये फैसला क्यों आया है, चर्चा में क्यों है? जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों पर जो निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के विरोध में ये बयान आया है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर समय सीमा लगा दी है विधेयकों को पारित करने या फिर उसको ना पारित करने के कारणों के सहित तो बताना होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो ये सुप्रीम कोर्ट को अब जो सरकार है वो कह रही है कि आप एलियंस की तरह राज्यपाल को उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ये जो मामला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए रेफरेंस से जुड़ा है। यानी कि 143 अनुच्छेद जो है वो ये प्रावधान करता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से। विधेयकों पर निर्णय की जो समय सीमा और राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर स्पष्टता मांगी गई है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। अगर हर काम की उनके पास एक लिमिटेशंस हो जाएगी, यानी कि एक बाउंडेशन रखी जाएगी कि आपने 3 मंथ या फिर 15 दिन या फिर 6 मंथ के बीच में आप लोगों ने फैसला सुनाना है, ये आपके लिए बाध्यकारी है। तभी फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए थे 14, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को भी विस्तार सहित बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की पीठ थी जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस BR गवई कर रहे थे, इस मामले की सुनवाई है 19 अगस्त 2025 में दोबारा से शुरू की जाएगी। इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है, मामला कहां से शुरू होता है? तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधायकों को स्वीकृति नहीं दी थी, यानी कि उनको पारित नहीं किया था, जिससे अनुच्छेद 200 के तहत कार्यवाही में क्या विलंब पड़ जाता है। फिर राज्य सरकार ने संवैधानिक उल्लंघन और शासन में व्यवधान का हवाला दिया और इसे फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। मतलब कि जैसे पहले 10 विधेयक जो राज्य सरकार है वहाँ पर जो विधानसभा है उन्होंने भेजे राज्यपाल के पास, उन्होंने पारित नहीं किए, वापस भेज दिए पुनर्विचार के लिए। फिर दोबारा फिर से उन्होंने जब फिर से पारित किए सरकार ने, तब ये बाध्यकारी हो जाता है कि राज्यपाल को उस पर निर्णय लेना होता है। लेकिन राज्यपाल ने क्या किया, गवर्नर ने उसे फिर रिजर्व रख लिया था राष्ट्रपति के लिए। तो इससे ये जो मामला है ये बढ़ जाता है, ये संविधान के खिलाफ माना जाता है। राज्यपाल द्वारा स्वीकृति न दिए जाने के बाद तमिलनाडु विधानसभा ने विधेयकों को पुनर्अधिनियमित वापस कर दिया था। स्वीकृति देने या टिप्पणियों के साथ उन्हें वापस भेजने के बजाय राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति को अग्रेषित कर दिया था, यानी कि राष्ट्रपति के लिए उन्हें फिर रिजर्व रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की विधि की दृष्टि से गलत बताया है कि एक बार जब आपने एक बार उस पर विचार किया, विधेयकों को वापस भेज दिया, फिर जब आपके पास दोबारा फिर से पारित होकर आए तो अब आप इसको राष्ट्रपति या किसी के लिए भी रिजर्व नहीं रख सकते। अब आपका अधिकार है, आपको बाध्यकारी इसको पारित करने के लिए। न्यायालय ने निर्णय लिया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो पूर्ण वीटो या फिर पॉकेट वीटो की कोई संकल्पना नहीं है, यानी कि पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो को आप यूज नहीं कर सकते हैं।
तथा ये अधिनिर्धारित कर दिया गया कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्यवाही में अनिश्चित काल के लिए विलंब नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि लंबे समय के लिए आप विधेयक को रोककर नहीं रख सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि राज्यपाल जो है मंत्री परिषद की परामर्श का अनुकरण करने के लिए मजबूर है, बाध्य है। यानी कि मंत्री परिषद की जो भी उनका जो भी विचार हैं उनके मानने के लिए आपको बाध्यकारी हैं आप। अब हम बात करते हैं कि जो राज्यपाल है, जो भारत के राज्यपाल होते हैं, जिनका प्रावधान अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच, इसमें राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया। राज्यपाल संविधान के प्रमुख होते हैं, यानी कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जैसे सेंटर में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति। उसी तरह स्टेट में कौन प्रमुख होते हैं, गवर्नर होते हैं। और वो केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। अब इनकी कार्यकारी शक्तियां क्या हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं। जो राज्यपाल है वो नियुक्तियां करते हैं। किनकी नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री और जो बाकी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ये अनुच्छेद 164 में लिखा है। राज्य के मुख्य सचिव, जिसमें एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होते हैं, यानी कि पीसीएस वाले जो होते हैं सदस्य, कैंडिडेट मतलब जो मेंबर्स होते हैं, उन सभी को अपॉइंट करते हैं राज्यपाल। इसके अलावा मुख्यमंत्री को सलाह भी दे सकते हैं। राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह अनुसार काम करना होता है। ये संवैधानिक सीमाओं में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मंत्री परिषद ने कोई भी ऐसा ऊटपटांग सा काम कह दिया और राज्यपाल उसको मान लिया, तो ये संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए कोई भी काम। हालांकि कुछ मामलों में वे अपनी स्वविवेकीय शक्ति, यानी कि अपनी समझ के अकॉर्डिंग अपनी विवेकाधीन शक्ति का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग, केंद्र सरकार को राज्य के जो प्रशासनिक और कानूनी मामले की जानकारी देना, ये भी राज्यपाल का काम होता है। खास करके यदि राज्य में संवैधानिक संकट हो, जब मान लीजिए जब स्टेट इमरजेंसी लगी हो 356, उस समय पर हर एक काम की जानकारी, यानी कि कानूनी मामलों की जानकारी, प्रशासन कैसा चला, उन सभी की जानकारी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं विधायी शक्तियाँ। इसमें विधानसभा का सत्र जो है, राज्यपाल विधानसभा सत्र को बुला सकते हैं, उसका सत्रवासन करना यानी कि शुरू करना, उसको भंग करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 174 में लिखा हुआ है। इसके बाद संविधान के सत्र को संबोधित करते हैं। नीतिगत मामलों पर जो सरकार का दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत किया जाता है कि कैसी नीतियों में सरकार का विजन क्या है। इसके बाद अध्यादेश जारी करना, जब विधानसभा सत्र में नहीं होता, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता, यानी कि सेशन नहीं चल रहा होता, तो राज्यपाल क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 213 में लिखा हुआ है कि जैसे ही राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं आपातकालीन स्थितियों में, उसी तरह से राज्यपाल के पास भी अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर दे, जो अस्थायी रूप में काम करता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं होता है। अगर किसी इमरजेंसी में राज्यपाल के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है या कोई अध्यादेश पारित कर दिया जाता है, तो उसको परमानेंट नहीं माना जाएगा, उसे बाद में फिर विधानसभा की मंजूरी लेनी होती है। इसके बाद कुछ विशेष शक्तियां भी रहती हैं इसके पास। कुछ राज्यों में जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो 5th and 6th अनुसूची में दिया हुआ है, 5वीं 6वीं अनुसूची में राज्यपाल को विशेष प्रशासनिक शक्तियां भी दी गई हैं। कुछ ऐसे जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनका कंट्रोल राज्यपाल के अंडर में होता है। इसके अलावा विधायकों पर निर्णय, अनुच्छेद 200 जो इसका अभी जो मतलब चर्चा में बना हुआ है, ये शक्ति है विधायकों पर निर्णय। राज्य की जो विधानसभा होती है उसके द्वारा जो भी विधेयक पारित होते हैं उसको स्वीकार करना, अस्वीकार करना, या फिर कुछ मामलों में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेना, ये भी अधिकार है, ये भी शक्ति दी गई है गवर्नर को। वे विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानसभा को वापस भी भेज सकते हैं। जैसा कि कुछ मामलों में, जैसे धन विधेयक जो मनी बिल होते हैं, उसमें स्वीकृति अनिवार्य होती है, यानी कि मनी बिल को वापस नहीं भेजा जा सकता। मान लीजिए किसी राज्य के द्वारा कोई मनी बिल पेश किया गया, अब उसको राज्यपाल को उसको पारित करना ही होगा, उस पर मंजूरी देनी होगी। अब उसको रिजर्व नहीं रख सकते, उसको वापस नहीं भेज सकते। इसके बाद आती है वित्तीय शक्तियाँ। इसमें राज्यपाल बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। जो राज्य का स्टेट का वार्षिक बजट होता है उसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा कोई भी जो धन विधेयक होता है उसकी पूर्व सहमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्यपाल की पूर्व सहमति, पहले से अनुमति होनी चाहिए, फिर ही उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्टिजेंसी जो फंड होता है, आकस्मिक निधि होती है,
उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, और जो इमरजेंसी होती है ऐसी सिचुएशन में इसका उपयोग वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ न्यायिक शक्तियाँ, जिसमें क्षमादान करने की शक्ति भी रहती है राज्यपाल के पास। ये अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को कुछ मामलों में अपराधियों को क्षमादान, सजा में कमी करनी या फिर निलंबन का अधिकार है, लेकिन ये राज्य कानूनों के तहत अपराधों तक सीमित है। अगर मान लीजिए किसी को कोई फांसी की सजा, तो उसको राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं। न्यायिक नियुक्तियां की जा सकती हैं, जैसे कि जिला न्यायाधीश और जो निचली अदालतों के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में भी जो गवर्नर है उनकी भूमिका रहती है। इसके अलावा स्वविवेकीय शक्तियां क्या होती हैं? जो संविधान के तहत राज्यपाल को कुछ मामलों में अपनी विवेकाधीन शक्तियां दी जाती हैं, जिसे वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, अगर मान लीजिए विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, उनके बिल्कुल इक्वल मान लीजिए इसको 50% वोट्स है, इसकी 50% वोट्स हैं। अब इन दोनों में से जो मतलब कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो राज्यपाल अपनी विवेक से मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं कि कौन सी पार्टी है जो अच्छे सही तरीके से काम करे या जिसका लोगों में जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राज्य में संवैधानिक तंत्र जो फेल हो जाए, तो जैसे कि अनुच्छेद 356 के तहत जो स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो राज्यपाल केंद्र को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा विधेयकों को आरक्षित रखना, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन जैसे कि इस न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि पहले उन्होंने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, फिर दोबारा जब राज्य विधानसभा के द्वारा पारित हुआ तो फिर से उन्होंने आरक्षित रख लिया। तो ये चीज़ गलत है कि आप अगर दूसरी बार आएगा तो ये संविधान के खिलाफ है, दूसरी बार आएगा तो इसको आपको पारित करना ही पड़ेगा, ये आप इसके लिए बाध्यकारी हैं। इसके अलावा मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, अगर मंत्री परिषद विधानसभा में विश्वास मत खो देती है, यानी कि सरकार एक तरह से जो भंग हो जाती, तो राज्यपाल अपनी विवेक से अपनी समझ से सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद अगर भंग होती है तो पीएम की पोस्ट भी अपने आप भंग हो जाती है। इसके अलावा इसकी कुछ इनकी आपातकालीन शक्तियाँ रहती हैं, जो हमने देखा कि कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में या फिर कुछ राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर होता है या फिर मतलब उसमें कुछ विशेष शक्तियां दी गई राज्यपाल को। इसके अलावा राज्यपाल को अगर लगता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक रूप से सही नहीं चल रहा, तो केंद्र को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति भी दी जा सकती है। तो ये सभी राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। अब इस पर जो फैसला होगा 19 अगस्त 2025 से होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ और समय सीमा पर स्पष्टता मांगेगी कि आप पूरी तरह से इसको स्पष्ट रूप से बताएं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है, व्हाट आर द चैलेंजेस कॉन्फ्रंटिंग द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही के मामले में देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल के द्वारा एक सामने मतलब कि प्रूफ रखे गए हैं, जिसमें ये दिखाया मतलब ये पता चलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम जो है पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहा है, स्वतंत्र रूप से वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो इसी तरह जो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसमें काफ़ी चुनौतियां उसके सामने आ जाती हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। इसको विधि के द्वारा नहीं बनाया गया, इसको संविधान सभा के द्वारा ही इसमें रखा गया, जो कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। ये संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया और संसदीय, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। चुनाव आयोग के कार्य क्या है? चुनावों का संचालन करना, जिसमें मतदाता सूची तैयार करते हैं, मतदान केंद्र स्थापित करना, और जो मशीन्स अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या वीवीपैट का यूज़ करते हैं, उन सभी के उपयोग को सुनिश्चित करना, ये चुनाव आयोग के कार्य। आदर्श आचार संहिता, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में जो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जो MCC यानी कि आदर्श आचार संहिता को लागू करना, ये भी इसका एक कार्य है। मतदाता जागरूकता होनी चाहिए। मतदाता का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जैसे कार्यक्रम चलाना भी चुनाव आयोग के कार्य हैं। अब देखिए, अब हम इनकी चुनौतियां की बात करते हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ियां, डुप्लीकेशन, जो अभी रजिस्ट्रेशन देखा गया,
जैसे कि मतदाता में कोई डुप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होते हैं, कॉपीज़ होती हैं जिसमें मृत मतदाता जो रहते हैं यानी कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, और जो अपात्र व्यक्ति होते हैं उनका समावेश एक बड़ी चुनौती है। बिहार में अभी जो कराया जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, इस प्रक्रिया के दौरान 65 लाख मतदाता के नाम हटाए गए हैं। इससे विवाद को एक जन्म होता है यानी कि विवाद बढ़ जाता है इससे, जिसे विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। डुप्लीकेट निर्वाचन फोटो पहचान पत्र संख्याएं भी एक समस्या है जो पहले की विकेंद्रीकृत प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई है। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास की कमी ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि अगर किसी भी देश में हमें लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो उस देश में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। विपक्षी दल जो विशेष रूप से कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर मतदाता सूची में हेराफेरी, चुनावी प्रक्रिया में जो पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं, जैसे कि पीछे एक राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आंकड़ों में हेरफेर और वोट चोरी का दावा किया और उन्होंने प्रूफ सामने रखे सभी जनता के सामने, तो इससे इलेक्शन कमीशन के जो विश्वास है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो हटाए गए मतदाता के नाम सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है, लेकिन डिजिटल और मशीन पठनीय मतदाता सूची में मतलब ऐसी मतदाता सूची प्रदान करने में फिर भी देरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सवाल बने हुए। हालांकि उन्होंने क्या दिया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, 65 लाख लोगों के नाम जिनके काटे गए सूची में से, उनको हम पब्लिकली कर देंगे, ये नाम काटे गए हैं, लेकिन अभी तक ये सूची सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से सवाल अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, यानी कि आदर्श आचार संहिता क्या होता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे कुछ समय पहले वो सभी कार्यक्रम मतलब वो सभी कार्य बंद कर दिए जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार या फिर निष्पक्ष जो होता है पक्षपात की छवि देखने को मिलती है। तो जब आदर्श आचार संहिता इलेक्शन कमीशन के द्वारा लागू की जाती है तो उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि इसके लागू होने के बाद भी कुछ नेता या कुछ दल ऐसे हैं जो इस चीज़ का उल्लंघन करते हैं, वो फिर भी भ्रष्टाचार करते रहते हैं या फिर लोगों को गुमराह करने जैसे कार्य करते रहते हैं। तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन के पास जो उल्लंघन होने पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पंजीकरण रद्द करने की जो शक्ति है वो नहीं है, जिसकी वजह से इसमें कमी देखी जाती है कि अगर कोई भी दल इसका उल्लंघन करता है तो उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा चुनावी खर्च और काले धन का प्रभाव भी देखा गया है। 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें राजनीतिक दलों का जो खर्च बताया गया है 1 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यानी कि दिन ब दिन जो हमारा खर्च है चुनावों पर वो बढ़ता जा रहा है। उम्मीदवार और जो दल है उनकी जो एक एक्सपेंडिचर लिमिट है उसका उल्लंघन भी एक गंभीर मुद्दा है कि उनकी जो एक्सपेंडिचर लिमिट रखी गई है उसका ये उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को इस पर नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। उसके बाद राजनीति का अपराधीकरण भी होता है। 2024 में जो 543 सांसद चुने गए थे उनमें से 46 पर जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 31% पर गंभीर आरोप लगे गए, हत्या या फिर अपहरण वगैरह, रेपिस्ट लोग इसमें शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। यानी कि उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो अपराधी हो, या गुंडा हो या फिर कोई रेपिस्ट हो, उसको चुनाव का लड़ने का तो चलो अधिकार है, लेकिन उसको फिर जिताकर मतलब ऐसे उसकी सरकार बनाई जाती है। जब सरकार ही ऐसे लोगों की होगी तो फिर जनता का क्या हाल होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और गलत सूचना फैलाने, सोशल मीडिया पर कुछ जो खबरें होती हैं फर्जी आती रहती हैं, जो AI से जो मतलब डीप फेक या फिर AI से जो भी गलत सूचना या फिर गलत वीडियोस बनाकर जो चुनावों के दौरान भेजी जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि निष्पक्ष चुनावों के लिए ये एक खतरा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके लिए क्या करना चाहिए कि AI आधारित निगरानी, सख्त नीतियां बनाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे इनका दुरुपयोग ना हो सके। इसके अलावा स्वतंत्रता पर भी सवाल उठते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है इसमें भी सरकारी प्रभाव देखा जाता है या स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी रहती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो, और जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति में जो ट्रांसपेरेंसी की मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में उठी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी की मांग होनी, मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
इसके अलावा जो सुरक्षा परिचालन संबंधी मुद्दे भी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मतदाता, उम्मीदवार या फिर अधिकारी, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे कई चुनावों में हमने देखा है दंगे फसाद हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, लड़ाई हो जाते हैं, तो इसी तरह से इन सभी अधिकारियों की वहाँ पर सुरक्षा भी होनी जरूरी है। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों सवाल उठ रहे हैं? जैसे कि जो वीवीपैट है 100% जो मतलब कि सत्यापन की मांग करता है कि अगर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट ऐड कर दिया जाए तो 100% जो है वो पारदर्शिता हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है, यानी कि ये बार बार मांग तो उठी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको खारिज किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या दिशा निर्देश दिए। इतने सारे जो मतलब कि उन पर आरोप लगे, उसके बाद क्या दिशा निर्देश आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो एक सूची, मसौदा सूची है, उसमें शामिल न किए गए 65 लाख मतदाता की गणना की गई। बूथवार सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया कि बूथ के अकॉर्डिंग उनकी सूची पब्लिकली की जाए, पब्लिश होनी चाहिए। इसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को प्रत्येक नाम के विरुद्ध मृत्यु, प्रवास, अनुपलब्धता, डुप्लीकेट पंजीकरण आदि को हटाने के कारण बताने का निर्देश दिया कि इसमें से कौन सा कारण वैलिड है जिसकी वजह से आप 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अलास्का शिखर वार्ता। देयर इज़ नो डील ऑन द यूक्रेन वॉर अनटिल देयर इज़ अ डील, यानी कि जो है ट्रंप, उनके द्वारा ये एक बयान आ रहा है, यानी कि एक स्टेटमेंट दी जा रही है, जब तक कोई भी डील नहीं हो जाती, यानी कि कोई भी एक समझौता नहीं हो जाता, तब तक यूक्रेन वॉर पर भी कोई समझौता नहीं होगा। तो ये ट्रंप और जो पुतिन है, इनकी वार्ता जो है ये निष्फल रही है, यानी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। चर्चा में क्यों है? 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एंकरेज अलास्का में हुई थी एक मीटिंग, उसको लेकर ये चर्चा में है। इसका परिणाम क्या है? सबसे पहले अगर हम इस मीटिंग के उद्देश्य देखें कि इस मीटिंग के क्या उद्देश्य रखे गए थे। उद्देश्य ये था, सबसे पहले जो यूक्रेन और जो रूस का वॉर है उसको सीज फायर के लिए। दूसरा, समझौता करना चाहते थे अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। लेकिन दोनों नेताओं ने केवल प्रगति की बात कही है, लेकिन कोई समझौता नहीं किया। दोनों चाहते हैं कि प्रगति करेंगे, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि कई बिंदुओं पर सहमति तो बनी है, लेकिन कोई डील अब तक नहीं हुई है। जब तक डील नहीं होती तब तक सीज फायर का कोई भी समझौता नहीं होगा। इसके अलावा पुतिन की इसको प्रतीकात्मक जीत बताया जा रहा है। जैसे पुतिन को लाल कालीन, यानी कि रेड कारपेट से पर उसका स्वागत किया गया सैन्य सम्मान के साथ, यानी कि उसका जो एरोप्लेन था पुतिन का, उसको फाइटर जेट्स के साथ कवर किया गया था ताकि उसको कोई भी खतरा ना बना रहे, जिससे रूसी मीडिया ने ऐतिहासिक बता दिया है। ये उनके लिए एक वैश्विक मंच पर वापसी और पश्चिमी अलगाव को तोड़ने का एक प्रतीक था। इससे पहले हम बता दें, ये जो लोकेशन है अलास्का की, ये पहले रूस के पास होता था, ये एरिया यानी कि रूस का था। फिर रूस ने इसको सेल कर दिया था अमेरिका को 72 लाख डॉलर्स में। तो अब देखिए, इसमें ये भी सवाल उठता है कि क्या जो व्लादिमीर पुतिन है, यानी कि रूस जो है वो अलास्का का क्षेत्र वापस लेना चाहता है। हालांकि जिस समय दिया था उस समय पर यह क्षेत्र इतना समृद्ध नहीं था। अगर आज के समय से हम कंपेयर करें तो वहाँ पर हर एक प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक वहाँ पर खनन के कारण वहाँ का जो मतलब एरिया काफ़ी रिच हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप की स्थिति की बात करें तो ट्रंप ने इस वार्ता को उत्पादक तो बताया है, साथ में ये दावा किया कि पुतिन की शानदार केमिस्ट्री थी उनके साथ। उन्होंने ये संकेत दिया कि भविष्य में पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच बैठक हो सकती है, यानी कि इन दोनों तीनों के बीच बैठक हो सकती है जिसमें वे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जेलेंस्की की अनुपस्थिति थी वहाँ पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो थे जेलेंस्की, वो इस मीटिंग में शामिल नहीं थे, जिस करके उन्होंने कहा है कि ये अर्थहीन मीटिंग है, यानी कि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की और नाटो से बात करेंगे। जेलेंस्की जो है 18 अगस्त 2025 को वाशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलने वाले हैं। ये अभी मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, जो सूत्रों ने बताया। इसके अलावा रूस का जो सैन्य दबाव है, वार्ता के दौरान रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन मिसाइल हमले जो किए थे, जिसे विश्लेषकों ने पुतिन की एक रणनीति के रूप में देखा है।
इसके अलावा ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देश, खास तौर पर हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की, यानी कि भारत पर ज़्यादा दबाव बनाया कि आप रूस के साथ व्यापार नहीं कर सकते, या फिर उस पर जुर्माना लगाने की जो धमकी दी है उसको फिलहाल टाल दिया गया है। भारत के लिए इसको एक सकारात्मक माना जा सकता है कि हो सकता है भारत इस अतिरिक्त टैरिफ से बच जाए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, कांग्रेस ने जीएसटी 2.0 सुधार की मांग की है, यानी कि ये मांग उनकी काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, जिसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मतलब जब 15 अगस्त पर उन्होंने इस घोषणा पत्र इसमें ये घोषणा की है कि इसके लिए एक जो मतलब इसके लिए एक मीटिंग की जाएगी, विचार किया जाएगा कि जो जीएसटी है उसमें क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसमें ये कहा गया था कि 2 जो स्लैब है उसको हटा दिया जाएगा, जिसमें 12% जो स्लैब है जीएसटी का और जो 28% है उसको हटाने की बात कही गई है। अब देखेंगे इसके बाद एक जीएसटी काउंसिल है जो उसके हाथ में ये फैसला दिया गया। तो कांग्रेस के जो नेता है वो चाहते हैं कि जो स्लैब 5% और 18% तक इसको लिमिटेशन कर देना चाहिए, ताकि जो एक सरल जो जीएसटी ढांचा है यानी कि सरल कर प्रस्तुत किया जा सके, यानी कि इसको ईजिली लोगों के मन में भी जो विचार या फिर कोई दुविधाएं आती रहती, या फिर हमें उद्योग में काफ़ी देखने को मतलब काफ़ी विवाद देखने को मिलते हैं इसको लेकर। तो उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति उपकर जो 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है उसका जो समय सीमा वो भी बढ़ाना चाहिए, जिसमें एमएसएमई के क्षेत्र जो कपड़ा आता है, पर्यटन है, हस्तशिल्प है, कृषि जैसे यानी कि फार्मिंग है, ऐसे क्षेत्रों में जो समस्या के समाधान पर ध्यान देने की मांग की है कि जीएसटी के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों पर जो है इफेक्ट देखा जाता है। राज्यों को फिर बिजली, इसके अलावा जो शराब है, पेट्रोलियम है, रियल इस्टेट के जो जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रोत्साहित की बात कही है कि आप इन सभी क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। इसके बाद अगर हम जीएसटी के थोड़े इतिहास को देखें, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ था और ये वस्तुओं और सर्विसेज पर लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें पहले वैट लगता था, सर्विस कर और उत्पाद शुल्क था, उन सभी को मिलाकर एक जीएसटी लाया गया, यानी कि 1 नेशन 1 टैक्स का ये एक मतलब कि ये एक प्रकार का स्लोगन के तहत इसको शामिल किया गया। इसके बाद जो जीएसटी दर की अगर हम थोड़ी संरचना को देखें तो 5% कर किस पर लगता है, जैसे रोज़मर्रा की वस्तुएं जिसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले और रेलवे, अर्थव्यवस्था, हवाई यात्रा, कपड़े और कुछ दवाइयाँ, तो इन सभी पर 5% टैक्स लगता है। इसके अलावा 12% जो टैक्स है वो मध्यम श्रेणी की वस्तुएं जिसमें प्रोसेस्ड फूड होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वस्तुएं होती हैं, इन सभी पर 12% टैक्स लगता है। 18% टैक्स जो है वो सेवाएं पर लगता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और या फिर एसी वाले रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, टेलीकॉम सेवाएं होती हैं और कुछ पूंजीगत सामान होता है। तो ये सबसे व्यापक स्लैब इसको माना गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं शामिल है, 18% जीएसटी वाले। उसके अलावा 28% जो लग्जरी गुड्स होती हैं, सर्विसेज, उन पर लगता है 28%। अब देखिए कांग्रेस ने जो जीएसटी 2.0 की मांग की है उस पर सुझाव क्या दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, यानी कि 4 स्लैब जिसमें 5, 12, 18, 28% है, उन सभी में सिर्फ 2 रहने चाहिए, जिसमें 5% और 18%, 12 और 28 को इन दोनों में ही मर्ज कर देना चाहिए। उसके अलावा कम दरें जो है उपभोग को बढ़ाएंगी। अगर इसका रेट कम रहेगा तो फिर क्या होगा, कंज्यूम ज़्यादा लोग करेंगे, यानी कि जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ पाएंगी और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। कांग्रेस ये कहती है कि जो 2 स्लैब है उसको उपकर की अवधि बढ़ाने से राज्यों को राजस्व की जो अनिश्चितता उससे राहत मिल जाएगी। इसके अलावा वर्तमान जीएसटी दरों की जो चुनौतियां हैं, जिस काफ़ी जटिलता बनी हुई है, इसमें दरों की जो कर है जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, जैसे 28% जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा जीएसटी आम लोगों के लिए देखा जा रहा है। इसके अलावा छोटे व्यवसाय पर बोझ बनता है, जिसमें एमएसएमई का जो क्षेत्र है उसमें छोटे व्यापारियों को जटिल रिटर्न फाइलिंग या फिर अनुपालन लागत से परेशानी होती रहती है बार बार। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है,
पॉपुलर लिंक इन बायो सर्विस लिंक ट्री ब्लॉक इन इंडिया, यानी कि ये जो एक यानी कि जो पॉपुलर लिंक जो मतलब सोशल मीडिया पर यूज़ होता है, जिसको भारत में भी यूज़ किया जाता है, लिंक इन बायो, एक हम मतलब कि एक टेक्स्ट होता है लिंक इन बायो, जिसमें जिसको खास तौर पर इंस्टाग्राम पर अभी बैन कर दिया गया भारत में। तो इसका कारण नहीं बताया जा रहा है कि इसका कारण क्या है, हालांकि इसको अभी बैन कर दिया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इसको जो बीजेपी के जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है उसमें इसको काफ़ी यूज़ किया गया था, लिंक ट्री पेज। इसके अलावा अगर हम इसके कारण को थोड़ा मतलब संभावित कारणों को देखें, इसके कारण क्या है, यानी कि साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता चिंता को जो भारत सरकार ने अभी हाल ही के वर्षों में डेटा प्राइवेसी या साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त नीतियां अपनाई हैं। लिंक ट्री जो कि उपयोगकर्ता जो होते हैं यानी कि यूज़र्स होते हैं, उनका जो पर्सनल डेटा रहता है लिंक्स को होस्ट करता है, शायद भारतीय संरक्षण जो नियम है उसका अनुपालन नहीं कर पाया, इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा वेबसाइट की सेंसरशिप भी हो सकती है कि कुछ वेबसाइट्स होती है जो इन लिंक को आप यूज़ नहीं कर सकते या फिर जो कॉपीड लिंक होते हैं। इसके अलावा जो मतलब कि तकनीकी या क्षेत्रीय प्रतिबंध भी हो सकता है, कुछ मामलों में टेक्निकल इश्यूज होने के कारण भी जो इन सभी चीज़ों को मतलब ऐसे लिंक ओपन नहीं हो पाते हैं। कुछ जो यूज़र्स हैं उन्होंने ये कहा है कि सेलुलर डेटा पर लिंक ट्री के लिंक्स काम नहीं कर रहे, यानी कि लिंक ट्री जो है इसके लिंक कोई भी काम नहीं कर रहे, जबकि वाईफाई पर काम करते हैं, यानी कि खुद का जो मोबाइल डेटा होता है उसमें ये काम नहीं कर रहा, वाईफाई पर ये काम कर रहे हैं। यह किसी विशिष्ट नेटवर्क प्रदाता द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का संकेत हो सकते हैं कि किसी विशिष्ट जो नेटवर्क कंपनी है उसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप इस नेटवर्क से आप इन लिंक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं जिसमें सम पार्टीज डिड नॉट चेक वोटर लिस्ट एट राइट टाइम, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ पार्टीज के द्वारा जो वोटर लिस्ट है उसको समय पर चेक नहीं किया गया है। तो 2024 की जो लोकसभा है उसमें कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन सेड इट सीम्ड दैट सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर BLA जो होते हैं बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं डिड नॉट एग्जामिन द इलेक्टोरल रोल्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड डिड नॉट पॉइंट आउट एरर्स इफ एनी टू सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर। यानी कि उन्होंने कहा जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पर आपने कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने यहाँ पर जो भी एरर्स थे वोटर लिस्ट में वो चेक नहीं किए हैं। तो अब उनको मतलब कि एक मौका दिया जाता है कि आपके सामने जो भी चुनौतियाँ मतलब आपके नाम में जो भी गड़बड़ियाँ, आपके नाम में जो पंजीकृत लिस्ट में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही, एरर्स आ रहे हैं, आप उसको एक बार से चेक कर सकते हैं और उसको सही करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगे रहे, जैसे हमने पहले भी एक न्यूज़ देखी चुनौतियों के बारे में। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि 45 डेज़ में अब जो CCTV फुटेज हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे। इलेक्शंस के दौरान जो भी फुटेज या CCTV कैमरास लगाए जाते हैं उनको 45 डेज़ में डिलीट कर दिया जाएगा, जिससे उसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है कि ऐसा आखिर इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि उसको ये सभी चीज़ें रखना जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है, लेकिन इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी हुई थी। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या होती है कि जो भी काम किया जा रहा है जनता के लिए या फिर जनता के द्वारा तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह होना चाहिए जनता के प्रति, सरकार के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति कि जिनको वो वोट डाल रहे हैं उनका वोट सही जगह पर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो इन सभी चुनौतियों के दरमियान ये जो इलेक्शन कमीशन पर विवाद जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट आया है अभी, यानी कि सम पार्टीज डिड नॉट चेक वोटर लिस्ट एट द राइट टाइम इलेक्शन कमीशन, ये जो राहुल गांधी की यात्रा होने वाली बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोकने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट, तो उस चीज़ को लेकर उससे पहले ये बयान आया है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो गलत नहीं है, यानी कि उसको करना सही है, लेकिन चुनाव के कुछ महीनों पहले उसे करना ये गलत है। उन्होंने कहा कि जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे
तब SIR क्यों नहीं करवाया गया था? अभी इसको करवाने का रीज़न क्या है? हालांकि अभी 2 से 3 मंथ ही बचे हैं, सिर्फ 2 मंथ बचे हैं अभी जो चुनाव होने वाले बिहार में, तो उससे तुरंत इतनी जल्दी लोग कहाँ से अपने प्रूफ इकट्ठा करेंगे? लोग कहाँ से खुद को मतलब वेरीफाई करवाने के लिए जो अपना डेटा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह ला पाएंगे? तो इसको एक मतलब इसको भी वोट चोरी के साथ जोड़ा जा रहा है कि जो SIR है वो भी वोट चोरी में ही एक प्रोसेस हो सकता है। अभी यहाँ पर जो चुनाव होंगे उसके बाद रिजल्ट आने पर पता चलेगा क्या कुछ हुआ या फिर क्या नहीं हुआ। इसके बाद हमारी जो एक और न्यूज़ है, साइंटिस्ट फाइंड जीन दैट स्टॉप्स राइस फ्रॉम ब्रेकिंग, यानी कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा जीन मतलब कि बनाया है या फिर ऐसा जीन फाइंड किया है जो कि जो चावल होते हैं उसको टूटने से बचा सकता है। अब देखिए जो मतलब कि जो ब्रेकेज होता है इन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है चावल। अगर हम देखें चावल पूरे विश्व में सबसे बड़ा दूसरा जो उत्पादक भोजन है, यानी कि जो उसको मतलब कि यूज़ करते लोग, ये दूसरा सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ है। ये जो ब्रेकेज है इसका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसमें कुछ ट्रेट्स होते हैं, यानी कि इसके कुछ ट्रेस हम कह सकते हैं, आनुवंशिकता कुछ होती है जिसको चॉकीनेस कहा जाता है। चॉकीनेस क्या होता है? एक चौक की तरह होता है। अगर इसमें चॉकीनेस जिसमें ज़्यादा होता है तो वो चावल ज़्यादा टूटते हैं, जिसमें चॉकीनेस कम होता है वो चावल कम टूटते हैं। तो ये चाइना की एक एग्रीकल्चर कॉलेज है योंगजू यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये चीज़ फाइंड की है। अभी इस पर और भी ज़्यादा मतलब कि काम करना बाकी है। हालांकि इसमें कुछ एक पूरी तरह से प्रोसेस होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की जो मतलब कि टाइप्स होती हैं, चावल्स की जो वैरायटीज़ होती हैं, इसमें भी पूरा प्रोसेस चलता है। यानी कि इसमें जैसे एक प्रोसेस है जिसमें मान सकते हैं जो CHOC9 जीन है वो DNA सीक्वेंस होता है। रिसर्च उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो एनकोडेड है प्रोटीन बिलोंगिंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड E3 यूबिक्विटिन लाइगेसेस, यानी कि जो है E3 श्रेणी के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, जिसके जो चावल ब्रेक होते हैं। अगर हम देखें जब चावल को मतलब कि मशीन में उसको डाला जाता है, जब उसको छांटने के लिए भेजा जाता है तो उससे क्या होता है, काफ़ी चावल ब्रेक हो जाते हैं। उस ब्रेकेज को रोकने के लिए उन्होंने एक जीन फाइंड किया। इसमें आने वाले समय में हम देखेंगे इसके और क्या फ़ायदे होने वाले हैं और फिर भारत में मतलब इसको कब से लागू किया जाएगा या फिर कब से इस टेक्निक को पूरे विश्व में पब्लिकली कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो भी द हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने देखी, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज़ देखी। तो हम मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।